हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन इंग्लिश चैनल एजुकेशन मंत्रा, जहां मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक अपनी बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। ट्रांसलेशन, वॉइस, नरेशन, ये सारी चीज़ें लगभग ये फिनिश हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आएंगे, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th एंड 12th के लिए। बट अगर 9th और 10th के बच्चे भी इसको देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आने लगेंगी, बेहतर है उनके लिए। और हम लोग आज इसको शुरू करने वाले हैं। इससे पहले बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, अच्छे से देखिए। और हाँ, एक अपील ये कि आप लोग जब भी अपनी क्लासेस शुरू करते होंगे तो कोई ना कोई एक ऐड ज़रूर आता होगा, और आप लोग क्या करते हैं कि ऐड को स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो आपसे बस यही कहना है कि कोशिश करिए कि स्किप ना करिए, एड्स को स्किप ना करिए, उन्हें थोड़ा सा चलने दीजिए। कम से कम मेरे फेवर में कुछ करिए आप लोग, बाकी सब ठीक है, नॉट टू बी वरी। ओके, तो आज हम लोगों का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्पष्ट देख सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग इस पर थोड़ा सा बात करना। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस बट इट्स मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। याद रखिए, किसी सेंटेंस के फॉर्म को बदलना, फॉर्म को चेंज कर दीजिए लेकिन उसका अर्थ न बदल ले पाए, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन जो चीज है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी चीज को ट्रांसफॉर्म तभी कर पाएंगे जब उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जब किसी सेंटेंस के अर्थ को आप अच्छे से समझ लेंगे तभी आप उसको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचिए खुद कि आप उसके अर्थ को समझेंगे कैसे। आपके अर्थ को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या क्या हैं? आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि मीनिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आपको ट्रांसलेशन का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग की मूल भाषा, मातृभाषा हिंदी है। हम लोग जो भी चीज़ें समझनी होती है हिंदी में ही समझते हैं। कोई कितना भी इंग्लिश बोलता है, हम पहले उसको हिंदी में समझते हैं, फिर उसको धीरे धीरे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपकी मूल भाषा इंग्लिश होती तब आप इंग्लिश की बातें इंग्लिश में समझते, हिंदी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट क्या है, यहाँ पे हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं, और हिंदी बोलने वाले हैं तो श्योर है कि कोई भी चीज़ हमको हिंदी में ही समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप वाक्य के अर्थ को समझना सीख लीजिए। ठीक है, इसके लिए आप ट्रांसलेशन की क्लासेस को रेगुलर देख लीजिए, जल्दी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो जब आप अर्थ को समझ लेंगे तब आपके लिए ट्रांसफॉर्म करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो फिर आइए हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हमको इसमें देखना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म ऑफ एनी सेंटेंस without changing its meaning। ठीक है, ध्यान रहे इस चीज का कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म ऑफ एनी सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, यानी बिना अर्थ को बदले। हम लोग कह सकते हैं हिंदी में, बिना अर्थ को बदले वाक्य के रूप को बदलना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। इस चीज को तो आप जान ही गए। अब ट्रांसफॉर्म करते समय हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। जैसा कि मैंने कहा कि अर्थ न बदले, उसका रूप बदल जाए। इसके लिए आपको क्या है ना, सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी आपको कि वाक्य के अर्थ को समझिए। जब वाक्य के अर्थ को समझ लेंगे तब बड़े आसानी से आप उसको चेंज कर पाएंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमको देखने हैं। ठीक है, एक दिन में सारी चीज़ें तो क्लियर हो नहीं पाएंगी, बारी बारी हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला हमारे पास टॉपिक आएगा रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। एक तो ये चीज़ आएगी, ठीक।
दूसरा टॉपिक बनेगा यूज ऑफ एडवर्ब टू। तीसरा टॉपिक आएगा इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। चौथी चीज अपने पास आएगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब इसे हम लोग कह सकते हैं क्या, इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पांचवी चीज इंपरेटिव सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज हमारा आता है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। आठवां नंबर इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड अफर्मेटिव, अफर्मेटिव या फिर असर्टिव कह सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड यहाँ पे असर्टिव कर दिया जाए बेहतर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे भी हम कहेंगे असर्टिव कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। ये मुख्य रूप से अभी हमारे पास इतने हैं, अभी हम और इसको इरेज करके बताएंगे। देखिए कुछ चीज़ों को पहले समझ लिया जाए, इसके बाद के 9 पॉइंट के बाद हम अभी बोर्ड पे फिर लिखेंगे, पहले थोड़ा इसको समझ लीजिए। रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का मतलब होता है कि ये जो एडवर्ब है टू, TOO, ठीक, इसको हटाना, और दूसरे में कहता है कि इसको लगाना। अगर एक सेंटेंस अगर हटाने के लिए कहेगा तो हटाइए, लगाने के लिए कहेगा तो लगाइए। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आप जानते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब का डिग्री होता है, और इन दोनों को इंटरचेंज करना मतलब पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव करना, यही होता है इसमें। ये इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड असर्टिव, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बना देना, असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देना, ये यहाँ पे शामिल है। ये है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना, यानी कि वाइस से रिलेटेड लगभग इंपरेटिव सेंटेंस को असर्टिव करना, असर्टिव को इंपरेटिव कर देना। इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसके बारे में तो बात ही ना करिए, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए मैंने वॉइस कंप्लीट चैप्टर क्लियर कर दिया। मुझे नहीं लगता है कि इसका ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना सही रहेगा। आप लोगों ने वॉइस की क्लासेस देखी हैं, हमको लगता है कि लगभग 6 क्लास मैंने आपको दिया है, तो 6 क्लास में पूरे वॉइस शामिल है उसमें, ठीक है। पूरा का वॉइस आपके एक पॉइंट में आएगा केवल, ठीक है, यानी कि 6 क्लास आपके एक क्लास के बराबर हो जाएगा। तो एक बार जब इसको चलाया जा चुका है तो दूसरी बार इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव को निगेटिव सेंटेंस बनाना और निगेटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस बना देना, ठीक। अगला टॉपिक आएगा हमारे पास इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, मतलब एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाना और असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी बनाना। अगला टॉपिक आएगा इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की जगह पे दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, नाउन से वर्ब बनाना पड़ जाएगा, वर्ब से एडजेक्टिव बनाना पड़ जाएगा, फिर वर्ब से नाउन बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ये बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में,
फिर ये है आपका देखिए इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सिंथेसिस का क्लास आप लोग कर लेंगे तो ये 3 टॉपिक क्लियर होगा आपका। ठीक है, देखिए क्या है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट करना, कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करना, और कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना, और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना। इन्हें जानने के लिए मतलब ये जो 3 टॉपिक हैं आपके, अगर आप लोग सिंथेसिस को क्लियर किए हैं तो कोई डाउट नहीं है, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आपका सिंथेसिस क्लियर होना चाहिए। यानी कि अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, अभी देखिए एक और चीज़, एक और पॉइंट ध्यान से देखिए, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ध्यान रहे ये भी भूले ना। ठीक है, इसका भी क्लास आप लोगों का क्लियर हो चुका है। ठीक, इसका मतलब देखिए 3 चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है, नरेशन पढ़ाया मैंने, वॉइस पढ़ाया और सिंथेसिस पढ़ाया। वॉइस के बेस पे पूरा वॉइस आप क्लियर कर चुके हैं पहले ही, सिंथेसिस की चीज़ें भी आप क्लियर कर चुके हैं, और नरेशन भी आप क्लियर कर चुके हैं। यानी कि लगभग हम लोग 3 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो 3 टॉपिक अगर क्लियर कर चुके हैं तो हमारे पास ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं है, बहुत कम चीज़ें बची हुई हैं। तो जो चीज़ें बची हुई हैं हम उनको एक एक टॉपिक करके आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज यानी कि पहला टॉपिक हम लोग लेकर चलेंगे रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। तो रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो हम लोग पहले समझते हैं। तो ये जो यूज होता है रिमूवल ऑफ टू, यानी कि जो टू एडवर्ब का यूज होता है यह 2 तरीके से होता है। कैसे होता है इसे एग्जाम्पल से समझिए। ऐसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, ही इज़ टू वीक टू वॉक। एक आप ये देख रहे हैं, अभी इसको क्लियर किया जाएगा। और दूसरा चीज़ देखिए क्या है, The weather is too hot। आइए समझते हैं पहले, चूंकि 2 तरीके का यूज होता है टू का, तो दोनों यही तरीके हैं। क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे टू एडवर्ब है, ठीक, यानी कि इसे हम कहेंगे एडवर्ब। एडवर्ब के बाद क्या आया है ध्यान से देखिए, ये है आपका एडजेक्टिव। एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव है, उसके बाद ये क्या है आपका इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव, अरे मैंने क्लास लिया है इसका, ठीक है, आप लोग ट्रांसलेशन की क्लास में देखना, इन्फिनेटिव का एक पूरा का पूरा क्लास पढ़ा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। दूसरे को देखिए ध्यान से, यहाँ पे देख रहे हैं एडवर्ब आपका है टू, ये एडवर्ब है, और यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव है। ठीक है, 2 तरह का आपके पास सेंटेंस आया। एक ऐसा आया जिसमें टू यानी कि एडवर्ब, एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव आया हुआ है, और एक हमारे पास आया हुआ है क्या एडवर्ब और उसके बाद एक एडजेक्टिव। तो जब हमारे पास 2 तरीके की चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों को बनाने के रूल्स भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने पहले वाले पॉइंट को लेके चलेंगे इसको। ठीक, यानी कि हम इसको पहले यहाँ से हटा ही दें। ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखिए, अगर इसको हटाना है तो इसके लिए हमारे पास रूल क्या बनेगा, हमारे पास रूल क्या बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको, इस एग्जाम्पल को, यानी कि इसमें से पहले मैं इस टू को हटा के, जो टू को हटाना है, ट्रांसफॉर्म करना है, पहले मैं उसको हटा देता हूँ, उसके बाद अभी हम लोगों को रूल मिल जाएगा, फाउंडेशन क्लियर है। देखिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए अगर हमको कहना हो तो हम यहाँ पे कहेंगे इसको, ही इज़ सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। आइए समझते हैं इसको। आप कहेंगे कि इसको ट्रांसफॉर्म करके मैंने ऐसा कैसे कर दिया, है ना, डिफ़िकल्ट चीज़। बट आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, अभी सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी। ध्यान से देखिए, ही इज़ है, यानी कि मैंने इस टू को हटाया तो टू के जगह पे क्या किया, सो लिखा। अब हम लोग आते हैं रूल में। रूल ये है हमारे पास,
फर्स्ट रूल में ए पॉइंट कह सकते हैं, क्या कहेंगे, टू के जगह सो। क्लियर है, बाकी आप आगे बढ़ा लीजिए, टू के जगह सो लिखना पड़ेगा। दूसरा चीज देखिए क्या चेंजिंग हुआ है, टू के उस जगह पे सो आ गया, वीक के जगह पे वीक है, इन्फिनेटिव को हटाया गया है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग होगा। आप कह सकते हैं क्या, एडजेक्टिव के बाद क्या, दैट आएगा। यह भी आपके रूल में शामिल हुआ। अच्छा, सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट में क्या हुआ है कि जो सब्जेक्ट यहां पे आया हुआ है उसी सब्जेक्ट को दैट के बाद लिखा गया है। हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, हम कहेंगे सब्जेक्ट को दैट के तुरंत बाद प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे, प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, आप उसको क्लियर कर लेना। चौथी चीज सॉरी, यहाँ पे कुड नहीं, यहाँ पे कैन आना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, डोंट माइंड। चलिए देखते हैं। डी पॉइंट कहता है कि यहाँ पे ये जो शब्द आया है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, कि दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट, कुड नॉट जैसे शब्द आएंगे। इतनी चीज़ों पे आप क्लियर करिए। ठीक है, यानी कि रूल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक एग्जाम्पल भी याद कर लिए तो रूल आसानी से बना लेंगे। देखिए क्या हुआ है, टू के जगह पे सो आया, पहला चीज़। दूसरा एडजेक्टिव यहाँ भी है, तो एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या आ गया, दैट आ गया, वही चीज़ दूसरे में लिखा हुआ है। और दैट के जस्ट बाद क्या हुआ है कि पहले जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा, याद रहे प्रोनाउन ही लिखा है तो मैंने ही लिख दिया, अगर यहाँ पे राम लिख दे तब हम यहाँ पे ही लिखेंगे, अगर यहाँ पे गीता कर दिया तो यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा। अभी एग्जाम्पल के जरिए वो भी क्लियर होगा। और यहाँ पे आपने ये कहा है कि आपको कैन नॉट या फिर कुड नॉट का प्रयोग करना है, तो याद रहे कि अगर आपका टेंस यानी कि एग्जाम्पल अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, और पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, अभी हम लोग एग्जाम्पल वाइज सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे कहा जाए सीता इज़ टू फैट टू सिट प्रॉपरली, ध्यान से देखिए इस एग्जाम्पल को। अब यहाँ पे सीता लिखा हुआ है, सीता इज़ टू फैट, पहला चीज़ आप क्या करेंगे, टू के जगह पे सो करेंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा सीता इज सो फैट, एडजेक्टिव के जस्ट बाद दैट। इतना क्लियर है। अब मैंने ये कहा कि दैट के जस्ट बाद, देखिए सब्जेक्ट को क्या करेंगे, दैट के तुरंत बाद प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट सीता है तो सीता का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पे टेंस देखिए क्या है, इज लिखा हुआ है ना, अगर इज है तो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कैन नॉट सिट, और यहाँ हो गया प्रॉपरली। क्लियर है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल आइए देखते हैं। एग्जाम्पल है द लॉयन वॉज टू ओल्ड टू हंट। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। सेम वही चीज़ है, उसी सेम प्रोसेस पे ही हाँ ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। अब यहाँ पे हो गया द लायन वॉज, टू के जगह पे सो, एडजेक्टिव ओल्ड, फिर आएगा दैट। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे आपको एक प्रोनाउन देना है। कैसा प्रोनाउन, आपने लिखा है सब्जेक्ट को दैट के तुरंत बाद प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है द लायन, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, है ना, द लायन, लायन है तो मेल है,
लायनेस होती तो फीमेल होती। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही, और यहाँ पे देखिए वाज आया हुआ है। वाज का मतलब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब कुड को यूज करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे ही कुड नॉट और हंट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं मेरे डियर स्टूडेंट्स, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस तरह से आपने ये देखा कि रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में पहला पैटर्न यानी कि अगर हमारे पास एडवर्ब टू हो, उसके बाद एडजेक्टिव हो, उसके बाद इन्फिनेटिव हो, तो ठीक है इस तरह से हम लोग टू को हटा देंगे, क्योंकि रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का मतलब होता है कि एडवर्ब टू को हटा देना। ध्यान से देखिए, इस एग्जांपल में टू आया है, मैंने इसमें हटा दिया। इसमें देखिए टू आया है, मैंने इसमें हटा दिया। यहाँ पर भी टू आया है यहाँ पे। ठीक, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमारे पास दूसरा वाला पॉइंट बचता है। दूसरा वाला पॉइंट मतलब क्या कि एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव हो बट इन्फिनेटिव ना हो। ठीक है, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव हो बट इन्फिनेटिव ना हो, तो उसे कैसे बदलेंगे, आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल, यानी कि पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूँ। एग्जाम्पल मान लीजिए कहा जाए इट इज़ टू शॉकिंग। इट इज़ टू शॉकिंग। मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिए, मैंने ये कहा कि एडवर्ब टू आया हो और उसके बाद एडजेक्टिव आया हो। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि पहले पॉइंट में हम लोगों ने बात किया था टू एडजेक्टिव इन्फिनेटिव के बारे में। अब क्या है टू और एडजेक्टिव, इसे देख के आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना कि यह एडजेक्टिव कैसे हुआ। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे हुआ, थोड़ा सा कोशिश करिए। देखिए इट इज़ टू शॉकिंग, यानी ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात है। कैसा बात है, शॉकिंग। ठीक, यानी कि यह क्या है, याद आया कुछ, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के जरिए बना हुआ है। अब जानते हैं ना कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही होते हैं, तो यह भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी एडजेक्टिव है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इस सेंटेंस को अगर आपको टू हटाना हो, कहा जाए कि टू हटाइए, अगर टू हटाने की बात की जाए तो इसे हटाने के दो तरीके मिलेंगे। कौन कौन से, ध्यान से देखिए। आप कहेंगे इट इज़ मोर शॉकिंग देन इट शुड बी। ठीक है, अच्छा चलिए एक और तरीका है इसका, एक और तरीका है, वो भी यहीं पे लिख दें, उसके बाद क्लियर करते हैं इसको कैसे हुआ है। इट इज़ मोर शॉकिंग देन इट इज प्रॉपर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि ये एग्जाम्पल कैसे कन्वर्ट हुआ है। अब बात ये करता है, क्या करता है समझिए। इसमें देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे जो एडजेक्टिव आया है, इस एडजेक्टिव को कंपेयर किया गया है, कंपैरिजन। आप जानते हैं ना कंपैरिजन, मोर और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देन। यानी कि जो भी एडजेक्टिव आएगा उस एडजेक्टिव को आप करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। जो परिवर्तन है उसी को हम रूल में लिखते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए रूल, ये हमारे पास कौन सा रूल है, सेकंड रूल है। फर्स्ट रूल तो हमारे पास क्या था, एडवर्ब, एडजेक्टिव और उसके बाद इन्फिनेटिव। ये हमारे पास रूल है एडवर्ब और एडजेक्टिव का रूल। ठीक, क्या क्या करना है देखिए। सबसे पहले तो ये कहा है कि इस सेंटेंस में जो भी एडवर्ब या एडजेक्टिव हो उसे क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये ए पॉइंट हुआ। बी पॉइंट पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है इट शुड बी और इट इज़ प्रॉपर, यानी कि आपको यूज करना ही पड़ेगा। यानी कि इट इज़ प्रॉपर या फिर
इट शुड बी का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे हुआ है। अब इसका मतलब निकालिए। मतलब निकाल दे। मैंने एक चीज़ पहले भी कहा है, शुरू में ही मैंने आपसे कहा है, क्या कहा कि अगर आप अर्थ निकाल लेते हैं तभी आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, इंटरचेंज कर पाएंगे, अदरवाइज आप इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, इट इज़ टू शॉकिंग। ये बहुत शॉकिंग है, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, शॉकिंग है, अब सदमा देने वाली बात है। अब यहाँ कहता है इट इज़ मोर शॉकिंग देन इट शुड बी। कहता है इट इज़ मोर शॉकिंग देन इट शुड बी, यानी कि इसे जितना होना चाहिए उससे बहुत अधिक है। और पहले वाले में क्या कहा, इट इज़ इट इज़ टू शॉकिंग, ये तो बहुत सदमा देने वाली बात है। और इसमें कहा है कि जितना सदमा देने वाली बात होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है ये। और ये क्या कहता है, इट इज़ मोर शॉकिंग देन इट इज़ प्रॉपर, यानी कि इसे उचित मात्रा में जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा शॉकिंग है ये। ठीक, मतलब समझेंगे तभी कर पाएंगे। तो देखिए, जो मतलब इस सेंटेंस का है वही मतलब इन दोनों सेंटेंस का है, इसी से हमारा ये रूल बना हुआ है। ठीक है, आई होप कि आप लोग बात को समझ गए हैं। नहीं भी समझे हैं, एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिए, बैक होके देख लीजिए। आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे चाहें तो एक दो बार बैक करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे ऑफलाइन क्लास में होते तो फिर बैक होने के चांसेस कम है। आप यही कहते कि सर दूसरा एग्जाम्पल बताइए, तो वो तो मैं यहाँ भी बताऊँगा, लेकिन क्या है कि इसके समझने के लिए एक बार जो बातें बोल दी जाती हैं ज़रूरी नहीं है कि दोबारा वही बातें आएँ। हाँ, अगर रटी हुई चीज़ है तो एक बार नहीं 100 बार बोलेंगे तो एक ही बात आएगी, लेकिन अगर समझी हुई चीज़ है तो जितनी बार आप बोलोगे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिए। द वेदर इज टू हॉट। द वेदर इज टू हॉट। अब देखिए इसमें भी वही है, एडवर्ब टू और उसके बाद हॉट, यानी कि एक एडजेक्टिव आया हुआ है। हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसे कहेंगे द वेदर इज मोर हॉट देन इट शुड बी। मैंने कहा ना कि एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी हो उसे क्या करिए, मान लीजिए जो भी आएगा एडजेक्टिव हम लोग उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे और उसके बाद इट शुड बी या फिर इट इज़ प्रॉपर का यूज कर देंगे। देखिए इट इज़ प्रॉपर का, बाकी चीज़ें सेम है, मतलब इस सेंटेंस में हमको ये तो लिखना ही पड़ेगा ना, द वेदर इज़ मोर हॉट देन इट इज़ प्रॉपर। देन माय डियर स्टूडेंट्स, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है, समझ में तो आपको आ ही गया होगा। नहीं भी आया है तो एक दो बार इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करके देख लीजिए ताकि चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाए और आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो ठीक है, अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या जानना और बाकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं अपने रूल थर्ड को। ठीक है, रूल थर्ड को देखते हैं और जैसा कि हम लोग पहले एग्जाम्पल को देख के ही रूल निकालना है, फिर वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। मान लेते हैं मेरे पास एक एग्जाम्पल है, द हाउस इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाई। ध्यान से देखिए आप लोग इस सेंटेंस को देखिए, द हाउस इज टू कॉस्टली फॉर मी, कर दिया कठिन। ठीक, अगर इस तरह की चीज़ें कहीं मिल रही हैं, ध्यान से देख लीजिए, अगर लिखा है फॉर मी, आप इसके प्लेस पे लिखना पड़ेगा आई, सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कहीं पे फॉर यू लिखा होगा तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे केवल हमको फॉर यू की जगह पे यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है फॉर हर, ठीक, इसके जगह पे हमको लिखना पड़ेगा शी। अगर कहीं लिखा है फॉर हिम तो हमें लिखना पड़ेगा
ही। यानी कुल मिला के जो भी यहाँ पे सिचुएशन रहेंगी वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगी, और ऑब्जेक्ट के जगह पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। ठीक, अगर आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म दिखेगा तो इसके जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा क्या, सब्जेक्टिव फॉर्म। चुके हैं, आइए अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा दी हाउस इज सो कॉस्टली दैट यहाँ तक आ गया। द हाउस इज टू कॉस्टली, यानी कि क्या किया गया है, टू के जगह पे यूज किया गया है सो को। ठीक है, आगे देखिए दैट आ गया, और दैट के बाद मैंने क्या कहा कि फॉर मी के जगह पे लिखेंगे आई। टेंस देख लीजिए ना, टेंस प्रेजेंट है, यानी कि आई कैन नॉट बाई इट। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसके रूल में पहुंचते हैं। रूल में ए पॉइंट कहेगा, क्या कहेगा, जहां पे टू आएगा, टू के जगह पे सो। दूसरा चीज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के जस्ट बाद दैट, एडजेक्टिव के जस्ट बाद दैट का यूज करेंगे, ये बी है। और सी पॉइंट कहेगा कि ये जो फॉर मी, ठीक, फॉर मी के जगह पे अभी जो बताया है आई, फॉर हर के जगह पे सी, फॉर हिम के जगह पे ही, ये जो चीज़ें बताए हैं ऐसा हम लोग कर लेंगे। और चौथी चीज़ टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देन डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से आप लोग इसको समझे होंगे। ठीक है, बड़े अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पास 4 पॉइंट बचे हुए हैं, इन्हीं चारों पॉइंट्स को लेके आप लोग इस रूल को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, यानी टू को सो में बदलिए, एडजेक्टिव के जस्ट बाद दैट कंजक्शन का प्रयोग करिए, फॉर मी को आई में बदलिए, फॉर हर को सी, फॉर हिम। ठीक है, ये जो भी यहाँ पे बताए हैं इसको कन्वर्ट कर दीजिए, और फिर टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आप लोग क्लियर कर चुके हैं, एक एग्जाम्पल और हम लोग देखेंगे। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। आइए, हाँ समझते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए द ट्री इज, टू के जगह पे हमको लिखना है सो। ठीक, हमारे पास एडजेक्टिव है हाई, हाई लिख दिए, इसके जस्ट बाद लिखेंगे दैट। फॉर मी आया हुआ है, फिर यहाँ पे लिखेंगे आई। अब टेंस देख लीजिए, यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो कैन नॉट क्लाइंब। क्लियर है? बहुत ही आसान है ये, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो बहुत ही आसान है, आप लोग इसको चाहें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो फिर ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये रूल समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टारगेट यानी कि नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4 की ओर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट रूल, मीन्स रूल 4। ये हमारे पास 4 नंबर का रूल है, चौथा रूल। चौथा रूल हमारे पास काफ़ी आसान है। ठीक है, रूल बता के फिर मैं इसको एग्जांपल दे देता हूँ, या फिर एग्जांपल के बाद रूल या रूल के बाद एग्जांपल, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा उसमें। देखिए ये कहता है, क्या कहता है, कहता है यदि सेंटेंस पीवी मतलब पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हो तो क्या होगा, तो बदला हुआ सेंटेंस, बदला हुआ सेंटेंस मतलब समझ रहे हैं ना, बदला हुआ सेंटेंस भी पीवी यानी पैसिव वॉइस में होगा, ये बात कहता है। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल है, द हाउस इज टू
कॉस्टली टू बी परचेज्ड। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है, क्या कहा है कि मैंने, अगर आप इसके अर्थ को समझ रहे हैं तभी आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड, कहता है कि नहीं, खरीदने के लिए यह मकान बहुत महंगा है, खरीदने के लिए यह मकान बहुत महंगा है। अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चूंकि देख रहे हैं टू बी परचेज्ड है ना, पैसिव वॉइस में है, तो हम क्या करेंगे कि हम भी जब इसको चेंज करेंगे तो इसको पैसिव वॉइस में ही चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए, हम लिखेंगे द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। देखिए कितना आसान है ये। ठीक है, बस बच्चे नाम से डर जाते हैं, डरने लायक कोई चीज़ नहीं है। बड़े आसानी से आपने चेंज किया कि हुआ क्या है, टू के जगह पे सो आया है, कॉस्टली अपने जगह पे है, बाकी चीज़ें सेम है जैसे पहले चल रहा था, दैट के बाद इट कैन नॉट बी परचेज्ड, है ना। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं इसी तरह। द बुक वॉच टू डिफिकल्ट टू बी रीड। आइए ध्यान से समझिए इसको, सेम चीज़ वही आ रही है। ठीक है, वही चीज़ इसमें भी आ रहा है। हम लोग अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो लिखना पड़ेगा द बुक वॉच टू के जगह पे सो, बाकी तो चीज़ें सेम है। डिफ़िकल्ट दैट इट कैन नॉट बी रीड, है ना। चीज़ें ध्यान से देखिए। अब इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो एक नोट में बात निकल के आएगी। ठीक है, नोट में बात क्या निकल के आएगी, आप सोचिए यह इट कहाँ से आया है, कहाँ से लाया गया, और यहाँ पे भी इट आया हो, कहाँ से आया ये, एक इट यहाँ पे और एक इट यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं नोट में लिख दूंगा और आप भी इसे नोट कर लीजिए। ध्यान से देखिए, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट निर्जीव हो तभी हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं नोट में, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट निर्जीव हो तो दैट के बाद सब्जेक्ट के प्लेस पर इट का प्रयोग होता है। ठीक है, देन डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें आसान हैं, बड़े ही आसानी से आप लोग इसको समझ पा रहे हैं। ठीक, कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। बस क्या है ना कि चीज़ें चूँकि यूज में नहीं है ना, यूज में जब चीज़ें रहती हैं तो हम लोग ज़्यादा समझते हैं, यूज में है नहीं तो इसीलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको समझ चुके हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग एक दो बार रिवाइज करके बैक होके देख लेंगे और चीज़ों को क्लियरली समझेंगे। ठीक है, चूँकि एग्ज़ाम में अगर आता है तो मैक्सिमम इसी से क्वेश्चन पूछता है, टू से, या तो टू से पूछेगा, नहीं तो फिर वॉइस नरेशन, ये सब तो आप लोग पढ़े ही हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि रूल 4 कंप्लीट, रूल 5। तो डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर रूल 5 हम लोग हैं रूल 5 पे। 5 नंबर का रूल देखिए क्या कहता है। कहता है यदि सब्जेक्ट निर्जीव हो तो अगला भाग मतलब दूसरा भाग पैसिव वॉइस में बनता है, पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स रूल 5, यदि सब्जेक्ट निर्जीव हो तो अगला भाग पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे कहता है ये। देखिए, द बुक इज़ टू डिफ़िकल्ट टू रीड। ध्यान से देखिए,
ठीक है, ये वही एग्जाम्पल, अभी जस्ट पहले हम लोग इस एग्जाम्पल को देखे हैं, लेकिन उस एग्जाम्पल में ये रूल शामिल नहीं किए, अब यहाँ पे अलग से आपको रूल बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है सब्जेक्ट निर्जीव हो तो अगला भाग पैसिव वॉइस में होता है। यानी कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है निर्जीव है, आप लोग देख रहे हैं, चलिए देख रहे हैं तो आगे बढ़ भी जाते हैं, यहीं से इसको लेके चलते हैं। ये हो जाएगा द बुक इज़, टू के जगह पे शो, और यहाँ हो जाएगा डिफ़िकल्ट, शो डिफ़िकल्ट दैट। ठीक है, आपने कहा है कि अगला भाग पैसिव वॉइस में होता है। अब अगले भाग में देखिए केवल हमारे पास बचा है टू रीड, है ना। तो मैंने एक अभी इसके पहले वाले रूल में मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास निर्जीव सब्जेक्ट आ रहा हो तो अगले भाग का सब्जेक्ट इट बनता है। अब यहाँ पे हो गया इट, और आगे बढ़ेगा हमको लिखना पड़ेगा क्या, इट कैन नॉट बी रीड। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्लियर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा ना इट कैन नॉट बी रीड, देखिए पैसिव वॉइस में है ना, दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हैं। एक तो अगर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है निर्जीव है तो हमको मिलेगा सब्जेक्ट इट, और दूसरी चीज़ कि अगर हमारे पास निर्जीव सब्जेक्ट हो तो अगला भाग पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। यानी कि एग्जाम्पल बिल्कुल पुराना वाला ही है, इसके पहले वाला ही है, बट उसमें हम लोगों ने केवल ये जाना कि सब्जेक्ट निर्जीव होने पे दैट के जस्ट बाद इट सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा, और उसके बाद क्या है बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो पैसिव वॉइस की तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है ये रूल भी आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगला रूल, यानी कि रूल नंबर 6। यदि टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर अगर इस फॉर्मेट में दिया हो, ठीक है, अगर आपके सेंटेंस में फॉर्मेट ऐसा हो और टू को हटाना हो, तब आप क्या करेंगे, इस तरह के सेंटेंस को हटाते समय हमें कुछ विशेष शब्द जैसे ओवर, एक्सट्रीमली, और होता है बियॉन्ड दी प्रॉपर लिमिट, इन चीज़ों का यूज करना पड़ता है। ठीक है, कैसे यूज करना है, आइए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ टू ईगर फॉर, और यहाँ पे लिख दिया गया है प्रेज। ठीक है, ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा कि इस तरह के फॉर्मेट में जब टू आएगा तो टू को हटा के इसमें से कोई एक लिखना पड़ेगा। ठीक है, टू के जगह पे इसमें से कोई भी एक लिख देंगे, हमारा काम फिनिश हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसको ही इज़, अब टू के जगह पे मैं क्या लिखूं, ओवर लिखूं, एक्सट्रीमली लिखूं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखूं। इसका मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओवर। ठीक है, ही इज़ ओवर ईगर फॉर प्रेज। देखिए कितना आसान है ये। ठीक है, केवल टू को हटाइए, ओवर लगा दिए। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं एक्सट्रीमली के लिए। अगर कहा जाए द वाटर इज टू, और यहाँ पे लिख दिया गया हॉट, द वाटर इज टू हॉट, टू हॉट, यानी कि वाटर जो है मेरे लिए क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। द वाटर इज़ टू हॉट, यानी पानी जो बहुत गर्म है। अब पानी बहुत गर्म है यानी कि ओवर, ओवर एक्सट्रीमली, तो हम इसको कह सकते हैं द वाटर इज़ एक्सट्रीमली हॉट। बस फिनिश, केवल टू के जगह पे एक्सट्रीमली, और यहाँ पे टू के जगह पे क्या आ गया, ओवर आ गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में हम लोगों ने क्या किया है, टू के जगह पे हम लोगों ने कुछ और चीज़ों को यूज कर लिया है, ओवर हो या फिर एक्सट्रीमली हो या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये जो चीज़ें यहाँ पे तीनों लिखे हैं, इनमें से हम लोग कोई भी टू को हटा के लिख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है।
तो डियर स्टूडेंट्स, कुल मिला के हम लोगों ने इस टॉपिक के यानी कि रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू के टॉपिक जो भी हैं, इनमें से हम लोगों ने 6 रूल के बारे में पढ़ा, जाना और समझ लिया है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चूँकि इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास अगला टॉपिक है क्या, यूज ऑफ एडवर्ब टू। तो हम लोग अब अपना नेक्स्ट क्लास जो लेकर आएंगे इन्हीं रूल्स को अपोजिट लेके चलेंगे, इन्हीं रूल्स को अपोजिट लेकर चलेंगे तो यूज कहाँ कहाँ करना है हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए अगले क्लास में जो भी चीज़ें होंगी मैक्सिमम एग्जांपल्स होंगे, रूल बहुत कम आएंगे। रूल जो भी आएगा ओरल रहेगा। रूल कौन सा रहेगा, यही तो रूल रहेगा। जो रूल है इसी को उलट देंगे। कैसे, मैंने कहा कि टू के जगह पे इसमें से कोई एक लिखिए। अब क्या है कि अब आपका जो एग्जाम्पल होगा, मान लीजिए यहाँ से मैं इसको हटा दूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ दी वाटर इज एक्सट्रीमली हॉट। अब मैं कहता हूँ कि इस सेंटेंस में आप टू लगाइए, है ना, टू लगाइए। तो करेंगे क्या, ये जो एक्सट्रीमली लिखा हुआ है इसी के जगह पे टू लिख दीजिए। आपके सेंटेंस में टू आ गया। आसान है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास को हम लोग करते हैं यहाँ पे स्टॉप। मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट क्लास में। यानी कि आज आप लोगों ने एक पॉइंट को पढ़ा, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी कि किसी भी सेंटेंस में से एडवर्ब टू को हटाना हो तो आप कैसे हटाएंगे। ये चीज़ आज हम लोगों ने क्लियरली पढ़ लिया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास भी है और रिमूवल ऑफ टू एक टॉपिक फिनिश भी हुआ है। और हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में जानने वाले हैं एडजस्ट ऑफ टू, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं कि यूज ऑफ एडवर्ब टू, यानी कि सेंटेंस में टू का प्रयोग करिए। अगर ऐसा दे देता है एग्जाम में कि सेंटेंस में एडवर्ब टू का प्रयोग करिए, या फिर टू को जो है एडजस्ट करिए सेंटेंस में, रहेगा नहीं लेकिन आप उसको एडजस्ट करिए। कैसे करेंगे, मैं जब रूल जानेंगे तभी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आज का जो क्लास रहा है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, इसे आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, चीज़ों को फिक्स करिए। ठीक, ताकि अगले क्लास में हम लोगों को ज़्यादा आसानी हो जाए। देन डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास को बस यहाँ पे स्टॉप किया जाए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक रेस्ट, बी हेल्दी, बी हैप्पी, enjoy your time, enjoy your day. Thank you for watching this class.